देन स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 के हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमने बैलेंस शीट बनाया था। उसी चैप्टर नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आपकी बुक एनसीईआरटी से आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है। यहाँ पर भी आपको बैलेंस शीट भी बनाना है और बैलेंस शीट बनाने का वही सेम तरीका है कंपनी एक्ट 2013 की शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। उसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। जो फॉर्मेट को बताया है आपको मैंने, उस फॉर्मेट को दिमाग के अंदर बैठा लीजिए। अगर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए आ रहा है तो आप यही बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करना है। मैंने फॉर्मेट तो ऑलरेडी बना लिया है, बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन समझना ज़्यादा है। छोटे क्वेश्चन को समझना होता है, फिर इसको सॉल्यूशन जो है इसमें करना होता है। तो क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2017 जम्मू लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 10,000 डिवेंचर 100 रुपये के हिसाब से इशू किया, ठीक है ना, और उसमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 10 का 20 मार के 1 लाख का 20,000 का डिस्काउंट हो गया। और आपको पता है डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट को हम जो है एसेट साइड में लिखते हैं, अदर नॉन करेंट एसेट्स में। अदर नॉन करंट एसेट्स में क्यों? क्योंकि डिवेंचर जो है लॉन्ग टर्म आइटम होता है, लॉन्ग टर्म बारोइंग होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। और डिवेंचर का डिस्काउंट है, ये भी हमारा नॉन करंट क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, यानी कि लॉन्ग टर्म का हो जाएगा। रिडेनेबल आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद हमें जो है रिडीम करना है। ठीक है, तो जो 2 लाख आएगा, कितने लाख का, 2 लाख का डिस्काउंट आएगा। उस 2 लाख के डिस्काउंट का हमें 5 साल के अंदर का डिस्काउंट रिटर्न अप भी करना है। द कंपनी डिसाइडेड टू राइट अप डिस्काउंट। देखो, डिस्काउंट राइट अप करने के लिए कहा गया है। जब कितना करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं होता ना, जितने साल का होता है उतने साल से हम इक्वल करते हैं। 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आ जाएगा, 40,000। 40,000 का डिस्काउंट, सॉरी 40,000 का डिस्काउंट हर साल जो है हमारा रिटर्न अप होना है। जो डिस्काउंट रिटर्न अप होगा वो डिस्काउंट चला जाएगा अदर करंट एसेट्स में, क्योंकि हर साल होना है। 1 साल के अंदर जो कुछ भी हमारा रिटर्न अप होता है वो हमारा करंट एसेट्स हो जाएगा। लॉस एसेट्स की कैटेगरी में लिखा जाता है, पता है ना ये चीज़ आपको। तो डिस्काउंट और रिटर्न अप जो होता है हमारा वो करंट एसेट्स में चला जाएगा, अदर करंट एसेट्स में। इसके अलावा कोई और दूसरा आइटम नहीं है, यही डिस्काउंट डिवेंचर से रिलेटेड आइटम हमें दिखाना है बैलेंस शीट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आइटम क्या है, हमें ये दिखाना है कि जो डिवेंचर इशू हो गया है, कितना डिवेंचर है, 100 कितना है, 10,000 डिवेंचर है 100 रुपीज़ के हिसाब से। तो पहले हम वर्किंग वो कर लेते हैं, नोट्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहला हम आइटम क्या दिखाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्योंकि डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना अमाउंट जाएगा वो देखना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा कि 10,000 डिवेंचर्स 12% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100। तो कितने का हो गया टोटल अमाउंट, 10 लाख। बट इसमें से हमें क्या करना है, डिस्काउंट माइनस करना है। डिस्काउंट कितना है इसमें से, डिस्काउंट हमारे पास 20%। तो 10 का 20 माइनस कर देंगे, सॉरी यहाँ पर तो माइनस नहीं होगी, डिस्काउंट पूरा जगह, तो पूरा का पूरा 10 लाख जो है हमारा डिवेंचर भी दिखा दीजिए। इसको उठाया और डिवेंचर के आगे लिख दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10 लाख। ठीक है, अब इसका जो डिस्काउंट है, ठीक है, इसका जो 20% डिस्काउंट लिखेंगे वो जाएगा हमारा कहाँ पर, अदर। बस आपको याद रखना है कि कौन सा आइटम कहाँ लिखता है, ठीक है ना। जब भी आपका जाएगा डिस्काउंट ऑन डिवेंचर तो ध्यान में इसका 20% निकालेंगे, दैट मीन्स 20% ऑफ 10 लाख। तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख। ठीक है, बस 2 लाख में से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। क्या कर देंगे, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट। तो कितना हो जाएगा, 2 लाख का डिस्काउंट इसमें हो रहा है 5 ईयर के हिसाब से, तो 40,000 को लेस कर देंगे। तो इस पर चला जाएगा 1,60,000। और जो बचा 40,000 है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, इसको हम करेंगे अदर करंट एसेट्स में। अदर करंट एसेट में चला जाएगा 40,000। ठीक है, और उसको उठा के लिख दीजिए 1,60,000 जगह अदर नॉन करंट एसेट्स में। बेटा ये अमाउंट ना फिक्स होता है कि इसी हेडिंग के अंदर में आपको सर यहाँ पर क्यों लिख दिया। जो डिस्काउंट होता है वो लॉन्ग टर्म, वो डिस्काउंट और डिवेंचर लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म होने का मतलब वो नॉन करंट एसेट्स कैटेगरी के में, जो डिस्काउंट एसेट्स में ही लिखा जाता है, अदर में। और डिस्काउंट रिटर्न ऑफ कहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि हर सालाना होता है, 1 साल का पीरियड होता है,
तो यहाँ लिख जाएगा 40,000, दोनों मिला के कितना 2 लाख हो गया। अब बचा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भाई 10 लाख इशू किया था डिवेंचर, 10 लाख में से हमारा 2 लाख का क्या आ गया, 2 लाख का जो है डिस्काउंट कट गया, बचा कितना 8 लाख। तो 8 लाख है वो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। ठीक है, टोटल कीजिए, इधर टोटल आ जाएगा हमारे पास 10 लाख और यहाँ का टोटल भी देखिए कितना आ जाएगा 1 लाख, 8 लाख 9 लाख और 1 लाख 10 लाख। दोनों साइड हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है ना, ये है लायबिलिटी और ये है एसेट, दोनों इक्वल हो गए। समझ में आ गया ना, ये फॉर्मेट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी फॉर्मेट। आपको पहले बना लेना है, रट लेना है, लर्न कर लेना है कि आप भूले नहीं। सबसे पहला क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, उसके नीचे आता है नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म की होती है। नॉन करंट लायबिलिटी में 2 ही आइटम आते हैं, ध्यान में रखना बेटा, एक होता है डिवेंचर और दूसरा होता है लोन। तो यहाँ पर डिवेंचर दे रखा है तो डिवेंचर को यहाँ शो करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी लायबिलिटी का मतलब जिसको पेमेंट करना हो, तो ऐसा नहीं है। और डिवेंचर से रिलेटेड ही आइटम दे रखा है, और डिवेंचर से रिलेटेड अगर प्रीमियम होता बेटा, इश्यू एंड प्रीमियम पर डिस्काउंट दे रखा है, प्रीमियम होता तो शेयर होल्डर फंड के अंडर में हम रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में लिखते, दूसरा हेडिंग आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस, तो वहाँ लिखते। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट क्योंकि नेगेटिव आइटम होता है उसको हमने एसेट्स की कैटेगरी में लिखा, कहाँ, नॉन करंट एसेट्स में। और जो डिस्काउंट रिटर्न हो रहा है क्योंकि ईयरली हो रहा है हर साल, एक साल में जो होता है वो होता है करंट एसेट्स होता है, तो करंट एसेट्स में लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ गीतांजलि लिमिटेड। गीतांजलि लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गिवन है। इन्वेंट्रीज दे रखा है 14 लाख। इन्वेंट्रीज क्या होता है, करंट एसेट्स में आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल भी कॉलम में आएगा, मैं बताते चल रहा था कि वो दिक्कत ना हो। प्लांट एंड मशीनरी जो है फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में, टेंजिबल एसेट्स है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल वाले कॉलम में जाएगा। इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस दोनों को एक साथ कर देंगे। ये पॉइंट जो होता है आइटम्स होता है ना, वो लर्न हो जाने चाहिए आपको कि इसको कहाँ पर लिखना है। डिवेंचर रिडक्शन रिजर्व, ये रिजर्व दे रखा है, रिजर्व और सरप्लस में चला जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है। ठीक है, और ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो आपको ध्यान में रखना है कि इसको हम कहाँ लिखेंगे। जो आउटस्टैंडिंग टर्म होता है ध्यान रखिएगा, वो हमेशा लायबिलिटी का होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस ऐसा है जो हमें पेमेंट करना है बाद में, और जो बाद में पेमेंट करना है वो लायबिलिटी होता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस चला जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज में। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड के बारे में ध्यान रखना है, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है क्योंकि हमें प्रपोज किया गया बाद में देना है। जो प्रपोज वर्ड होता है, ये प्रोविजन वर्ड होता है, वो कहाँ चला जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, क्योंकि 1 साल के अंदर का होता है। लैंड और बिल्डिंग तो पता है, ये टेंजिबल एसेट्स में चला जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट, ये करंट इन्वेस्टमेंट जो है करंट एसेट्स के अंडर में चला जाएगा। कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हेडिंग में चला जाएगा। अब बाद में बचा हुआ शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम जाफरी लिमिटेड, जाफरी लिमिटेड से शॉर्ट टर्म लोन लिया तो ये चला जाएगा करंट एसेट्स के शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, सॉरी करंट लायबिलिटी के शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। और क्या दे रहा है 4 लाख रुपये। पब्लिक डिपॉजिट है, पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म लोन होता है तो ये चला जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज में। तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं सबकी हेडिंग फिक्स होती है। अब हेडिंग टू हेडिंग इसको लिखते चलिए, जो कैलकुलेशन का आइटम है उसको वो नोट्स ऑफ अकाउंट में बताते चलिए। शुरू करें हम करना, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना लिया है, बैलेंस शीट ऑफ गीतांजलि फॉर्मेट, ये फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना लिया है। और जो ब्लू कलर में लिखा हुआ ये ब्लू कलर के आइटम हमें यहाँ पर मेंशन करने हैं। जब बैलेंस शीट बना रहे हैं सबसे पहला क्या होता है, लायबिलिटी, इक्विटी, लायबिलिटीज, शेयर होल्डर। अब हमने शेयर कैपिटल भी लिखा, पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा था क्योंकि आइटम्स ही नहीं गिवन था। इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों दे रखा है, तो दोनों ही अमाउंट को ऐड करके यहाँ लिखना है। बट ऐड क्या करना है, ऐड करना है हमें नोट्स ऑफ अकाउंट में। कैसे, देखिए यहाँ पर पहला नंबर डालेंगे नोट्स ऑफ अकाउंट का, और हम क्या कैलकुलेट करेंगे, शेयर कैपिटल। जिस चीज़ का कैलकुलेट करें हेडिंग डालिए, उसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, पहला दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल का जो अमाउंट दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, 20 लाख। और साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये अमाउंट दे रखा है 12 लाख। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है, 32 लाख, राइट। अब इस 32 लाख के अमाउंट को आप शेयर कैपिटल के आगे लिख दीजिए, हेडिंग नंबर
नोट नंबर 1 और अमाउंट हो जाएगा 32 लाख। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम आगे चलते, एक जगह दे रखा था डिवेंचर रिडक्शन रिजर्व, डिवेंचर रिडक्शन रिजर्व, उसको लिखेंगे हम रिजर्व एंड सरप्लस में, बट रिजर्व एंड सरप्लस में नेम तो वो नहीं आएगा, जो नेम आता है उसको हम लिख देंगे कहाँ पर, नोट सम अकाउंट में। तो दूसरा हेडिंग हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं यहां पर डिवेंचर रिडक्शन रिजर्व, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने किस अमाउंट को वहां लिखा हुआ है, और ये अमाउंट डिवेंचर रिडक्शन रिजर्व का दिया हुआ है 6 लाख। अब इस 6 लाख को उठाइए और यहां लिख दीजिए नोट नंबर 2 डाल के 6 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या लिखेंगे, एक आइटम दे रखे हमारे पास पब्लिक डिपॉजिट, और पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर में हेडिंग लिख दीजिए। तो यहाँ पर भी हमें नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि इस नाम से नहीं आ रहा है। तो थर्ड पॉइंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पब्लिक डिपॉजिट। और पब्लिक डिपॉजिट कितना है बेटा, यहाँ पर चेक कीजिए, पब्लिक डिपॉजिट हमारे पास 12 लाख। नोट से अकाउंट जो है लगभग आप बनाइए, इससे आपको इजी रह जाएगा, क्योंकि आप तो हेडिंग डालेंगे, ये हेडिंग में जो आने वाला टर्म है वो क्या होगा वो पता चल जाएगा आपको। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 12 लाख। और ये मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनाने आती है जब शेयर और डिवेंचर वाला चैप्टर होता है, वहाँ पर भी शेयर वो बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाता है। तो शेयर और डिवेंचर वाले चैप्टर में जब बैलेंस शीट बनाया जाता है तो ये आपने सीख लिया है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने एंट्री कर दी। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज़ में। करंट लायबिलिटीज़ में आइटम क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में एक आइटम दे रखा है यहाँ पर, क्या चीज़, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम जाफरी लिमिटेड। ठीक है, तो पहले नोट्स बना लेते हैं, फोर्थ पढ़ना, शॉर्ट टर्म क्या जाएगा, लोन फ्रॉम जाफरी लिमिटेड। कितने का लोन लिया, 4 लाख। तो इस 4 लाख की एंट्री हम करेंगे नोट नंबर 4 डाल के। अब आता है अदर करंट लायबिलिटीज़ में, और अदर करंट लायबिलिटीज़ में क्या अमाउंट दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो नोट नंबर 5, अदर करंट लायबिलिटीज़, क्या लग जाएगा इसमें, इसमें जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और अमाउंट दिया हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का 3 लाख। तो नोट नंबर 5 ये हो जाएगा 3 लाख। बस आपको ये याद होना चाहिए, देखने बिल्कुल ईजी है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या हो जाएगा, परपोज डिविडेंड। ठीक है ना, तो इसके लिए नोट बना लीजिए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स का भी आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर केवल डिविडेंड दे रखा है, तो उसको लिख दीजिए प्रोपोज्ड डिविडेंड। और प्रोपोज डिविडेंड का अमाउंट कितना दे रखा है, 5 लाख। तो हमने एंट्री कर दिया पॉइंट नंबर 6, ये हो जाएगा 5 लाख। ये कंप्लीट हो गया, उसको करना है टोटल। ठीक है, टोटल कर लेंगे, तो टोटल करते हैं बाद में, या फिर हम अभी कर देते हैं टोटल। जो टोटल आ रहा है इसका, ये है 62 लाख। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नीचे आएगा करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में क्या आएगा, सबसे पहले फिक्स एसेट्स, उसके अंडर में कॉलम आएगा टेंजिबल। टेंजिबल में क्या कर रखा है, आपको क्वेश्चन में पढ़ा था, प्लांट और मशीनरी भी गिवन है, और साथ ही साथ लैंड और बिल्डिंग है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कहाँ करेंगे, ऐड करेंगे हम यहाँ पर नोट्स ऑफ अकाउंट में। तो ये हो जाएगा आपका टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। और आइटम दे रखे 2, पहले दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, ये अमाउंट दिया है प्लांट एंड मशीनरी का 10 लाख।
और दूसरा आइटम दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ये दिया हुआ है 20 लाख। दोनों के ऐड करते हैं हम, दैट इज 30 लाख। ठीक है, 30 लाख हो गया। 30 लाख को उठाइए और टेंजेबल एसेट्स के आगे लिख दीजिए 30 लाख। जब ये 30 लाख आ गया, नोट्स नंबर 7। ठीक है, अब कोई आइटम दे रखा है लॉन्ग टर्म का नहीं। अब आते हैं करंट एसेट्स में, जहाँ पर दे रखा है इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज के नाम पे पूरा फुल इन्वेंट्रीज के नाम से दे रखा है, तो कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं है। सेम 14 लाख को उठाइए और लिख दीजिए। नेक्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट भी इसी नाम से दिया हुआ है क्वेश्चन में, करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से, और इसका जो अमाउंट है वो है 8 लाख। और फिर क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी इसी नाम से दे रखा है 10 लाख। 10 लाख की एंट्री कर दीजिए। इसके अलावा कोई आइटम बचता नहीं है, सारे आइटम हो चुके हैं, तो टोटल कर देना इसका। और टोटल करेंगे इसका, टोटल भी देखिए कितना हो रहा है, 30, 40, 50, 60, 62। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए लायबिलिटी और एसेट दोनों इक्वल आया, क्योंकि रूल होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी ऑलवेज होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस आपको जो हार्ड लगेगा वो है फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट का जो हेडिंग है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो आपको याद करना पड़ेगा। वो मैंने डिटेल से बताया हुआ है, आपने नहीं देखा है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, वो फॉर्मेट देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैप्टर नंबर 3 का लिंक ओके कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। एनसीईआरटी बुक का हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, लिंक भी दे रखा है चैप्टर वाइज। आप जो भी चैप्टर देखना चाहते हैं देख सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि आने वाले चैप्टर्स के सॉल्यूशन भी आपको लगातार मिलता रहेगा। थैंक यू एवरीवन।